तो जे यूनिट और टेस्ट एनजे, जैसे जे यूनिट की अगर हम बात करें तो जे यूनिट जो है वो यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो जैसे डेवलपर जब कोड लिखते हैं तो उन अपने कोड की पहले यूनिट टेस्टिंग करते हैं। अब यूनिट टेस्टिंग बोले तो जैसे मान लो हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे मान लो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये एक सिनेरियो ऑटोमेट किया, तो इसको हम पहले रन करके अपने एंड पे चेक करते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। कि मतलब जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोड लिखते हैं, उसकी टेस्टिंग पहले करते हैं, राइट? फिर हम हैंड ओवर देते हैं किसी को। तो ये जो प्रोसीजर है वो हमारा क्या है? यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए जावा में एक इनबिल्ट फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है जे यूनिट। तो डेवलपर इसको यूज करते हैं फॉर यूनिट टेस्टिंग पर्पस। और अब रीजन ये है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। हमारा इसको रीजन मतलब यूज करने का रीजन है कि पर्टिकुलर इसका बेनिफिट है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो टेस्ट केसेस की डिपेंडेंसी क्या है, कि प्री रिक्विजिट क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। और दूसरी चीज़ क्या है? रिपोर्टिंग। क्योंकि अब तक जो है हमने जितनी भी, जैसे मान लो इतना हमने कोड लिखा और अगर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिपोर्ट कुछ नहीं मिलता। इवन जब हमने मतलब रिपोर्ट मतलब टेस्ट रिपोर्ट जिसको हम कहीं अटैच कर सके, किसी को सेंड कर सके। इवन हमने प्रैक्टिस फ्रेमवर्क भी बनाया था तो वहां पे भी हमारे पास कुछ रिपोर्टिंग नहीं था, जस्ट हम एक्सेल में डाल रहे थे डेटा। तो एक्सेल को तो आप मैन्युअली भी वो डेटा डाल सकते थे। तो मैनेजमेंट ट्रस्ट कैसे करेगा कि ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से रिपोर्ट बनी है? वो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो अगर आपने एक्सेल पास करके सारा भेज दिया मैन्युअली भी कि हम ऑटोमेशन से रन किए हैं, तब भी कोई भी ट्रस्ट करना होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिस्टम जनरेटेड कोई रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे पता चले कि कोई चीज पास हुई कि फेल हुई, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे पर्पज है इसके जे यूनिट या टेस्ट एनजी यूज करने के। तो जे यूनिट जो है ये पहले हम यूज करते थे मोस्टली, आज के 3 to 4 ईयर बैक मैक्सिमम यूज होता था फॉर ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। बट राइट नाउ आज के डेट में मार्केट में टेस्ट एनजी ही चल रहा है। तो जे यूनिट भी हमें जानना इसलिए जरूरी है कि मान लो किसी कंपनी में पहले से पुराना फ्रेमवर्क बना हो और वो भी पूछ सकता है कि क्या जे यूनिट था या फिर उसको माइग्रेट करना है टेस्ट एनजी में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जे यूनिट जानना जरूरी है। तो जे यूनिट को हाई लेवल हम कवर करेंगे और टेस्ट एनजी को डिटेल में। ठीक है। तो जे यूनिट जैसे मैंने बताया कि ये एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो मतलब ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है, बनी बनाई चीज है। इसको जस्ट हमें यूज करना है कि हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट जे यूनिट एग्जाम्पल, फिनिश करो। अब अब चूंकि ये एक्सटर्नल है, मतलब जे यूनिट एक लाइब्रेरी है या फिर कह लो एक फ्रेमवर्क है, तो इसको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में हमें ऐड करना होगा। तो इसके लिए बिल्ड पाथ में जाओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, यहाँ से ऐड लाइब्रेरी, ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करो तो यहाँ से जे यूनिट का ऑप्शन आएगा। तो जो जे यूनिट जो होता है बाय डिफॉल्ट आपके एक्लिप्स में इंस्टॉल्ड होता है, तो इसलिए इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जे यूनिट का ऑप्शन चूज करो, नेक्स्ट, यहाँ से जे यूनिट सेलेक्ट करो। तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास लेट से 4 है, फिनिश करो, ओके करो। तो यहाँ पे जावा के नीचे हमारे पास जे यूनिट की भी लाइब्रेरी आ गई, राइट? अब हम क्या करते हैं कि जे यूनिट को यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा एक क्लास बनाओ और लेट्स से जे यूनिट टेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जरूरत हमें नहीं होती, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंटरनली जे यूनिट में डिफाइंड है। तो कहाँ से कॉल जेवीएम लेगा, कैसे इसको रन करेगा, सारी चीजें प्री डिफाइंड है जे यूनिट में। जस्ट हमें इसको यूज कैसे करना है उसके लिए जस्ट हमने एक क्लास बनाया सिंपल और फिनिश किया। अब इस क्लास में
जे यूनिट क्या करता है कि जे यूनिट के बहुत सारे रूल्स हैं, उसने रूल्स बना रखे हैं कि कैसे चीजें हमें अचीव करनी है। तो वो रूल्स जो है वो एनोटेशन में डिफाइंड है। तो जे यूनिट ने क्या किया, उसके पास बहुत सारे एनोटेशंस है, तो बेस्ड ऑन एनोटेशंस वो रूल ट्रिगर होता है। तो इसके लिए जैसे पहला एनोटेशन है इसके पास @टेस्ट। तो जब भी कोई एनोटेशन होगा तो ऐसे सिंबल लगाएंगे और एनोटेशन का नाम लिखेंगे, और इसके नीचे हमें सिंपल सा एक मेथड लिखना है। लेट्स से पब्लिक वॉइड टेस्ट केस 1 समथिंग, और ऐसे मैंने मेथड बनाया और यहाँ से प्रिंट कराता हूँ इसको। दिस इज मान लो टेस्ट केस 1 हुआ हमारा। यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट का ऑप्शन आया, इंपोर्ट टेस्ट एनजी भी, ऐड टेस्ट एनजी लाइब्रेरी भी बोल रहा है, ऐड टेस्ट, ओके ठीक है, org जे यूनिट। तो ये जे यूनिट हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से। तो ये जे यूनिट की लाइब्रेरी में से टेस्ट एनोटेशन इंपोर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ से इसको सेव करो और इसको रन करो। तो रन कैसे करना है, सिंपली राइट क्लिक, रन एज, अब ऑप्शन आपके पास आएगा जे यूनिट टेस्ट। तो इसको जैसे आप रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे मेरे पास दो दो जे यूनिट इंस्टॉल है तो आपके पास एक ही रहेगा। तो यहाँ से मैं जे यूनिट सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो रन जैसे किया तो यहाँ से प्रिंट में आया टेस्ट केस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। बट इसने एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट की, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में, तो जे यूनिट का एक ऐसे रिपोर्ट बना जिसमें आ गया कि रन हुआ कितना, 1/1, एरर 0 है, फेल 0 है। और यहाँ से क्लिक करो तो जे यूनिट टेस्ट था, ये हमारा क्लास नेम था, उसके अंदर टेस्ट केस 1 रन हुआ जो कि पास हुआ समथिंग, एक रिपोर्ट आई हमारे पास। अब ऐसे टाइप की रिपोर्ट्स हम स्क्रीनशॉट लेके तो भेज सकते हैं, तो इस पे तो मैनेजमेंट ट्रस्ट करेगा कि ऑटोमेटेड है। ऑटोमेट ऑटोमेटेड मतलब स्क्रिप्ट ने इसको जनरेट किया है। सिमिलर मैनर, तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो ना तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा था और ना ही कुछ था। हमने सिंपली एक मेथड बनाया और मेथड के ऊपर टेस्ट एनोटेशन डाल दिया। तो ये ऑटोमेटिकली जे यूनिट ने क्या किया, इस मेथड को एज ए टेस्ट केस काउंट किया, एज ए टेस्ट लिया और एग्जीक्यूट किया। अब सिंपल सा लॉजिक कि मान लो इस टेस्ट केस को रन करने से पहले मुझे कुछ करना है, मुझे कोई टेस्ट डेटा रीड करना है या एप्लीकेशन लॉन्च करना है या फिर लॉगिन करना है, वॉट कोई भी प्रीरिक्विजिट हो सकती है। तो उसके लिए फिर से अपना एक मेथड बनाओ, चाहे मेथड पहले लिख लो चाहे एनोटेशन। तो एनोटेशन जैसे है अब बिफोर, फिर यहाँ पे एक मेथड बनाओ पब्लिक वॉइड, लेट से मैंने लिख दिया इसको बिफोर मेथड, प्रिंट किया और यहाँ पे हम राजेश, बिफोर हाँ, मेथड एक्चुअल कोड रहेगा राइट, जिसको हमको टेस्ट करना है? नहीं मतलब ओके, होगा ये भी क्या, टेस्ट केस का पार्ट है? नहीं ये टेस्ट केस का पार्ट नहीं है। टेस्ट केस हमारा ये होगा, अब मैं जैसे मान लो कि एक टेस्ट केस मुझे रन करना है, जैसे मान लो कि मुझे लॉगिन करना है, सपोज करो मेरा एक टेस्ट है। हम्म। अब उस लॉगिन करने से पहले मेरा प्री रिक्विजिट टेस्ट का ये है कि पहले मुझे एप्लीकेशन लॉन्च करना है, राइट, जो कि टेस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जिसमें बार बार एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात आ सकती है। ओके, तो जो स्पेसिफिक टेस्ट होगा वो यहाँ लिखेंगे, और जो उसके पहले की प्री रिक्विजिट्स होंगे वो बिफोर में, ऐसा बोल एक, रहा हूँ? हाँ ऐसा, अभी इसको पूरा देखो ओके। फिर समझ में आ जाएगा पूरा। तो ओके। यहाँ से जैसे अगर हमें कोई टेस्ट है हमारा तो उसके ऊपर टेस्ट एनोटेशन लिखना है, और ऐसे बहुत सारे एनोटेशन है, वो वन बाय वन बताता हूँ तो शायद पूरा क्लियर हो जाए, फिर बताना कि क्या डाउट है। तो अभी जैसे एक एनोटेशन हमने यूज किया बिफोर, बिफोर का मतलब ये हो गया अब कि जब भी ये टेस्ट रन होने जाएगा उससे पहले ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। तो इसके अंदर इस मेथड में हम जो भी कोड लिखेंगे वो क्या करेगा, इस टेस्ट से पहले रन होगा। सिमिलरली वी हैव वन मोर एनोटेशन। राजेश, अगर ये बिफोर एनोटेशन को बाद में लिखे नीचे लिखें तो?
हाँ लिख टेस्ट के सकते हो, लिए लिख भी सकते पहले हो। ही कॉल होगा। हाँ तब भी पहले कॉल होगा। इसके लिखने के सीक्वेंस से मैटर नहीं करता। जैसे मान लो अभी एक बार रन करता हूँ, फिर आपको मैं ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा दिस इज आवर टेस्ट, और ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आफ्टर टेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा टेस्ट है और ये बिफोर है, तो मतलब टेस्ट से पहले चलेगा, फिर टेस्ट रन होना चाहिए, फिर आफ्टर रन होना चाहिए। अब आफ्टर में मैंने मान लो डाल दिया कि ब्राउजर क्लोज कर दे समथिंग, ऐसा हमने कुछ कंडीशन बनाई। अब इसको जैसे हमने रन किया, सिंपली राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट। तो कंसोल में देखो पहले क्या होता है। तो कंसोल में क्या हुआ, पहले बिफोर टेस्ट रन हुआ, फिर टेस्ट केस वन एग्जीक्यूट हुआ, फिर आफ्टर, मतलब सीक्वेंस में जैसा हमने सोचा था वैसे एग्जीक्यूट हुआ। Another thing is like that, go to here on GI unit। GI unit में देखो ये 3 टेस्ट नहीं बता रहा, काउंटर में सिर्फ एक ही आया अभी तक भी। क्यों? क्योंकि टेस्ट केस हमारा एक ही है, ये दोनों प्री रिक्विजिट है उसके, इसलिए टेस्ट केस के काउंट में वो नहीं लेगा। क्लियर? अब सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल और लो कि यहाँ पे मान लो एक टेस्ट मैंने और बना दिया, टेस्ट केस 2। रही बात सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस में लेट से मैं क्या करता हूँ, ये तो मैं सिर्फ जैसे लिखने का तरीका बता रहा था, इसको मैंने कट किया, टेस्ट केस 2 को मैं टॉप पे डाल दिया ऐसे। ठीक है, इवन मैंने बिफोर को यहाँ से कट किया और लेट से सबसे लास्ट में डाल दिया। तो ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये सिर्फ एनोटेशन के ऊपर ड्राइव करता है। जो एनोटेशन उसको मिलती है जिस मतलब डिफाइंड है अंदर लाइब्रेरी में, उसी नोटेशंस को वो कॉल करना शुरू करेगा। अब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टेस्ट केस 1 से पहले क्या चला, बिफोर टेस्ट चला, फिर टेस्ट केस 1 चला, फिर आफ्टर टेस्ट चला, फिर इसके बाद बिफोर टेस्ट फिर चला, फिर टेस्ट केस 2 चला, फिर आफ्टर टेस्ट चला। और रिपोर्ट में जाओ तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ 2 टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2। कोई डाउट? पूरा समझ में आ गया? टेस्ट बिफोर आफ्टर फिलहाल के लिए। तो बिफोर क्या होगा, अब इस फाइल के अंदर चाहे जितने टेस्ट केसेस पड़े हों, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 10 तक, हर टेस्ट से पहले बिफोर चलेगा और हर टेस्ट के बाद आफ्टर चलेगा ऑटोमेटिकली। हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है इसकी। सर वो टेस्ट केस का सीक्वेंस कैसे उसने लिया? आपने टेस्ट केस 2 सबसे ऊपर डाला था और फिर भी उसने टेस्ट केस 1 पहले एग्जीक्यूट किया। राइट, तो ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड होता है इसके ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिकली। अगर इसको भी चेंज करना है, क्योंकि आगे चल के मान लो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम जरूरी नहीं कि नेमिंग कन्वेंशन ऐसा रखें, तो उसके लिए फिर हमें सीक्वेंस भी सेट करना होता है, उसके भी ऑप्शंस हैं, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं सेट करना, वो आगे आएगा। ठीक है, तो ओके यहाँ, हाँ बोलो। सुनो ना, आप क्या बोले कि मेन मेन क्लास वगैरह इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, बिल्ट इन होता है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता होगा फॉर एग्जांपल? एग्जीक्यूशन इसका इंटरनली होता है कि जैसे सपोज करो कि अब ये एनोटेशंस जो हैं, एनोटेशंस रूल बने हुए हैं, JUnit में प्री डिफाइंड रूल्स हैं। अब जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते होंगे तो ये क्या करता होगा, JUnit के लाइब्रेरी में जाता होगा, वहां से जो एनोटेशंस को ड्राइव जैसे कर रहा होगा उसके कोड में जाता होगा, फिर वो कोड कहीं मेन, उसके अंदर मेन होगा जो जाके JVM जिसको कॉल करता होगा। राइट, जब इसको हम रन JUnit करते हैं तो डेफिनेटली JUnit की लाइब्रेरी ट्रिगर होती होगी, उस लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मेन लिखा होगा कोई मेन मेथड, वो मेन मेथड कॉल होता होगा, उसके अंदर हो सकता है कि ये टेस्ट, आफ्टर, बिफोर, इन सब की क्लासेस बनी होंगी, इनके मेथड्स बने होंगे। रूल कैसे इन्होंने इंटरनली बनाया है वो इनकी लाइब्रेरी के ऊपर है। तो ऐसे तो ये, क्लास को भी वही कॉल करता होगा क्या वहाँ से डायरेक्टली हाँ जेवीएम? हाँ, हाँ वो इंटरनल लाइब्रेरी है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है वो मुझे भी नहीं पता कि कैसे इंटरनल आर्किटेक्चर बना है और वो कैसे कॉल कर रहा होगा, बट इतना पता है कि जैसे एनोटेट, हम अपना खुद का भी एनोटेशंस बना सकते हैं कस्टमाइज करके। तो जैसे स्प्रिंग बूट सर्वर जो होता है उसमें मतलब बेसिकली एक रूल बनाया हमने, और रूल के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो जब भी वो रूल कॉल करोगे, जैसे एट द रेट पर्टिकुलर एनोटेशन कॉल करोगे, तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी कोड सेट किया गया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाया करता है।
और ये जो मेथड हम लिखते हैं ना जो एनोटेशन के अंदर, वो मेरे को लगता है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते होंगे अंदर वहाँ पे लाइब्रेरी में। नहीं, सारे नहीं, ऐसे नहीं। स्टैटिक होगा। नहीं, सिर्फ जो बिफोर क्लास के होते हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिर कॉल कैसे होते होंगे फिर? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता होगा ना। हाँ, वो हो रहा होगा इंटरनली। ओके। ठीक है, हम्म। म्यूट कर लो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो, मैंने 2 टेस्ट बनाए और 2 टेस्ट के बाद हमने यहाँ पे बिफोर आफ्टर एनोटेशन बनाया। तो लॉजिक क्या बना इसका एग्जीक्यूशन का, कि हर टेस्ट से पहले बिफोर चलेगा और हर टेस्ट के बाद आफ्टर चलेगा। इट मींस कि यहाँ पे हमने 2 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, टेस्ट केस 1 एंड टेस्ट केस 2, लेकिन दोनों से पहले बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर? और रिपोर्ट में हमारे पास सिर्फ 2 ही टेस्ट आए हैं। ऐसे अगर आप मल्टीपल, और दूसरी चीज ये भी है कि, और भी मैं क्लियर करता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे नोटेशन आपको यूज ही करने हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे फीचर्स बता रहा हूँ, और कब कौन सा फीचर यूज करना है वो अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगा। तो ऐसे और भी एनोटेशंस हैं। लेट्स से बिफोर हो गया, तो ऐसे है बिफोर क्लास, पब्लिक वर्ड बिफोर क्लास समथिंग। सर जी, ये अगर 2 बिफोर मेथड और 2 आफ्टर मेथड रही तो किस तरह सीक्वेंस रन होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, अभी करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। ओके ओके। वही तो ट्रिक है। तो ये हमने डिफाइन किया बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। अब इसको रन करोगे तो ये शायद एरर थ्रो करेगा, तो पहले रन करो। टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे बताया नहीं कि क्या एरर आया कंसोल में, लेकिन जब जे यूनिट की रिपोर्ट में गया तो यहाँ पे इंसलाइजेशन का कोई एरर है। मेथड बिफोर क्लास शुड बी स्टैटिक। तो यहाँ से बिफोर जो है इसको स्टैटिक करने को बोल रहा है ये मेथड हमारा, मतलब जो एनोटेशन है इसको बिफोर क्लास को हमेशा स्टैटिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरनल लॉजिक ऐसे ही बना होगा। अब यहाँ पे हम रन करें अगर, तो और जे यूनिट टेस्ट, अब देखो क्या होता है। बिफोर क्लास जो है वो सिर्फ एक बार रन हुआ स्टार्टिंग में, और सबसे लास्ट में आफ्टर क्लास रन हुआ। बाकी अंदर की फंक्शनैलिटी वो पुराने वाली रह गई। कि टेस्ट केस से पहले बिफोर टेस्ट रन होगा, बिफोर से पहले भी बिफोर क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि जो बिफोर क्लास है वो इस क्लास से पहले, इस क्लास में चाहे जितने भी टेस्ट हो, लेकिन बिफोर क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और एक ही बार होगा। उसको नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। जबकि बिफोर जो है वो नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंड है, कि जितना नंबर ऑफ टेस्ट होंगे उतनी बार वो चलेगा समथिंग। अब लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल बिफोर एंड मल्टीपल आफ्टर। अब देखो क्या होता है। पहले मल्टीपल बिफोर किया, तो ये क्या किया, दोनों बिफोर को पहले चलाएगा। तो जितने बिफोर डाल दोगे वो सारे बिफोर चलेंगे। ऐसे जितने आफ्टर डालोगे सारे आफ्टर चलेंगे। काम उनका वही रहेगा कि जैसे मान लो कि टेस्ट 2 ही है हमारे पास। अब 2 बिफोर आपने यूज कर लिया तो किसी टेस्ट केस से को रन होने से पहले 2 बिफोर चलेंगे, दोनों के दोनों। तो इसलिए एडवाइस ये होती है कि एनोटेशन जरूरी नहीं कि उसको मिसयूज करो। मिसयूज करने का मतलब गलत वर्ड हो गया।